व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं बेंगलुरु है जीरो वाटर, बेंगलुरु वाटर क्राइसिस एक्सप्लेन्ड। अब ये न्यू की वीडियो है और आपको पता है भाई, मैं न्यूज में जितना भी देखते बेंगलोर से रिलेटेड काफी क्राइसिस चल रहा है, तो देखते पूरी वीडियो। और अगर बेंगलोर से कोई देख रहा है तो भाई आप लोग भी अभी क्या हालात चल रहे हैं आप बता सकते हो। बाकी देखते पूरी वीडियो। 1 2 3 गो। बेंगलुरु का पानी खत्म हो चुका है। प्रॉब्लम इतना सीरियस है कि लोग बेंगलुरु छोड़कर जा रहे हैं। ग्राउंड वाटर जो पहले 100 फीट में भी मिल जाता था, अब 1800 फीट खोदने पर भी नहीं मिलता। बेंगलुरु की कहानी पूरे देश के लिए एक वार्निंग है कि अगर हमने इस क्राइसिस को टैकल नहीं किया तो देश का फ्यूचर खतरे में होगा। ये वीडियो और ये टॉपिक काफी सीरियस है। हाँ, आपको लग रहा होगा इसे स्किप कर दें। हमारे पास आज पानी है, लेकिन आज पानी होना ये गारंटी नहीं है कि हमारे लिए कल भी पानी अवेलेबल होगा। कल शायद आपको सिर्फ 1 ही घंटा पानी मिले और वाटर कट्स का सामना करना पड़े। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आप अपने आप को और भारत को भी एक वाटर क्राइसिस से बचा पाए। चैप्टर 1, हाउ बैड इज द सिचुएशन। बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली, स्टार्टअप और IT हब है। 2024 में ऐसी न्यूज आने लगी कि बेंगलुरु इज रनिंग आउट ऑफ वाटर। प्रॉब्लम यह है कि बेंगलुरु का वाटर सप्लाई काफी ब्रोकन है। बेंगलुरु के 70% वाटर नीड्स कावेरी नदी से आते हैं और बाकी के वाटर नीड्स ग्राउंड वाटर पंप करके आते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि ग्राउंड से पानी निकल तो रहा है, लेकिन ग्राउंड में पानी वापस नहीं जा रहा। बेंगलुरु की ये इमेज काफी वायरल हो चुकी है। बेंगलुरु में अर्बनाइजेशन यानी कॉन्क्रीटाइजेशन, बिल्डिंग्स, रोड्स की संख्या 1000% बढ़ गई, लेकिन वाटर बॉडीज की संख्या ऑलमोस्ट 80% कम हो गई। हमने लास्ट ईयर अर्बन फ्लडिंग पर एक वीडियो बनाया था। भारत के मेजर शहर हर साल मॉनसून में फ्लड होते हैं और ये एक मैन मेड डिजास्टर है। ऑन द अदर हैंड, बेंगलुरु में जो वाटर क्राइसिस हो रहा है वो भी एक कम्प्लीटली मैन मेड डिजास्टर है, क्योंकि शहर डेवलप करने के लिए बेंगलुरु मास्टर प्लान बनाया गया, नए बिल्डिंग्स बने, IT इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए IT पार्क्स बने, लेकिन लैंड तो लिमिटेड है। तो ये सब हुआ कैसे? वाटर बॉडीज को रिक्लेम करके, पेड़ों को काट के। जब भी एक एरिया डेवलप होता है, पॉपुलेशन बढ़ता है, तो फिर वाटर नीड्स भी बढ़ती है, लेकिन इसके बारे में प्लानिंग नहीं होती, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। जब एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिलती है तो वहां के रेसिडेंट्स को पानी मिलेगा कहां से? बाय लॉ तो कहा गया है कि बेंगलुरु में रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी है, लेकिन अगर ऑन ग्राउंड ये लॉ इम्प्लीमेंट होता तो शायद आज बेंगलुरु में ये प्रॉब्लम ना होता। और बेंगलुरु का 70% पानी कावेरी नदी से आता है, तो वो मॉनसून पर काफी डिपेंडेंट होता है। अगर मॉनसून अच्छे हुए तो रिवर में पानी होता है, लेकिन अगर मॉनसून डेफिशिएंट हुए या फिर ड्रॉट की संभावना है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बेंगलुरु और उसके निवासियों पर होगा। बेंगलुरु की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज को एनक्रोच किया गया है। लेक्स में मिट्टी भर के उन्हें प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के लिए यूज किया गया है। इन सब की वजह से ग्राउंड वाटर पर भी असर हुआ है और एक्सेस मॉनसून के समय फ्लडिंग भी होता है। चैप्टर 2, इंडियाज वाटर फ्यूचर। 2018 में नीति आयोग ने कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स निकाला, जिसमें उन्होंने भारत के वाटर रिसोर्सेस, उनकी अवेलेबिलिटी, वाटर स्कैरसिटी पर एक वाटर इंडेक्स बनाया। उस रिपोर्ट के पहले ही पेज में ये लिखा है कि 60 करोड़ लोग एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज में रहते हैं। हर साल 2 लाख लोगों की जाने जाती है क्योंकि उन्हें क्लीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता। और इस वाटर शॉर्टेज की वजह से हमें कितना नुकसान होता है पता है? 6% ऑफ आवर GDP, एंड दैट इज ह्यूज। To put things in perspective, हम हर साल 2% ऑफ GDP हेल्थ केयर पर खर्च करते हैं एंड 3.5% ऑफ GDP एजुकेशन पर। और प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे भारत और बढ़ेगा, हमारे वाटर नीड्स भी बढ़ेंगे। जैसे अपार्टमेंट्स बनेंगे, लोग ज्यादा पानी कंज्यूम करेंगे, और इस सब के लिए भारत के पास कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है। नीति आयोग के कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट रिपोर्ट में ये ग्राफ बनाया था। आप जरा ध्यान से देखेंगे तो जिन स्टेट से गंगा नदी गुजरती है, उन स्टेट्स ने सबसे कम वाटर मैनेजमेंट और प्रिपरेशन की है। इस वाटर स्कैरसिटी का बहुत लेवल्स पर इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, बिना पानी के हम खेती कैसे करेंगे? सेम क्रॉप्स हर साल कैसे उगाएंगे? लोगों को क्लीन पानी के नाम पर दूषित पानी मिलता है, जिससे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होती है। जो लोग वाटर टैंकर अफोर्ड कर सकते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं होता, क्या उन्हें पानी मिलेगा? वो किस कंडीशन में मिलेगा? क्या ये ड्रिंकिंग वाटर होगा? Who knows? इन सारे मुद्दों पर विचार होना जरूरी है। वाटर शॉर्टेज का फूड सिक्योरिटी से गहरा कनेक्शन है। अनफॉर्चुनेटली भारत राइस और शुगरकेन जैसे हाई वाटर इंटेंसिटी क्रॉप्स प्रोड्यूस करता है।
उन्हें एक्सपोर्ट करता है। इनसे हम हमारी वाटर सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये सारे पॉइंट्स नीति आयोग के रिपोर्ट में तो है, यानी हमारी सरकार को पता है, बस इन पर एक्शन नहीं ली जाती। अगर कोई पॉलिसी बनती भी है तो फिर वो ऑन ग्राउंड नहीं उतरती। लेकिन जब तक इन मुद्दों पर बात नहीं होगी तब तक हम हमारा पानी दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते रहेंगे। भारत में एक्सेस शुगर प्रोड्यूस होता है। शुगर के हम बफर स्टॉक्स रखते हैं और उसे एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि ये प्रॉफिटेबल है, बट इसलिए क्योंकि ओवर प्रोडक्शन की वजह से प्राइसेस क्रैश हो सकते हैं। हम इतना एक्सेस शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं कि उससे हम एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं। भारत में 62% वाटर नीड्स ग्राउंड वाटर से आते हैं और वहाँ पर भी वाटर स्ट्रेस का इशू है। भारत आज भी मेजरली थर्मल पावर से चलता है और थर्मल पावर प्लांट्स हैवी वाटर कंज्यूमर्स होते हैं, यानी इस वाटर शॉर्टेज की वजह से हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पर भी इम्पैक्ट होगा। हम हमारे पोटेंशियल से भी कम पावर प्रोड्यूस कर पाएंगे। चैप्टर 3, सॉल्यूशंस टू द वाटर क्राइसिस। वाटर क्राइसिस और बेंगलुरु का सिचुएशन भारत के लिए एक वार्निंग साइन है। अभी समय है, अभी सही कदम उठाओगे तो देश को बचा पाओगे। वाटर शॉर्टेज और वाटर क्राइसिस को टैकल करने के कई तरीके हैं, एट एन इंडिविजुअल लेवल एंड एट अ पॉलिसी लेवल। लेकिन इन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे जैसे भारत इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, जैसे जैसे भारत अर्बनाइज हो रहा है, वैसे वैसे उसके वाटर नीड्स के बारे में भी सोचना होगा। द फर्स्ट स्टेप इज स्टॉप प्रिटेंडिंग दैट वाटर इज अनएंडिंग। भारत के पास अनलिमिटेड और इन्फिनिट पानी नहीं है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां ग्लेशियर फेड हैं। जैसे ग्लेशियर मेल्ट होंगे वैसे पानी के लेवल्स बढ़ेंगे, लेकिन फ्यूचर में ये लेवल्स कम होंगे जब ग्लेशियर्स ही नहीं होंगे। भारत में दुनिया का 16% पॉपुलेशन है और 4% से भी कम पानी। इसका मतलब है कि हमें हर बूंद को कंजर्व करना होगा, चॉइस ही नहीं है। एट एन इंडिविजुअल और सोसाइटी लेवल हम ये स्टेप्स ले सकते हैं। एक बात याद रखिए, रीयूज। अगर आप पानी को मल्टीपल टाइम्स यूज कर पाए तो आपका वाटर डिमांड शार्पली कम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्टूडियो में हम एसी का पानी कलेक्ट करते हैं और फिर उसे फ्लशिंग में यूज करते हैं। तो जो पानी वेस्ट में जाने वाला था वो अब फ्लशिंग में यूज होता है, तो हमारा ओवरऑल वाटर डिमांड कम होता है। आप आपके किचन के पानी को रीयूज कर सकते हैं, उन्हें ही प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन का पानी फ्लश करते समय एक और बार यूज कर सकते हैं। दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप ऐसे वाटर कन्वर्टर्स का उपयोग करें जो आपके टैप्स में फिट होते हैं और आपकी वाटर के फ्लो को कम करते हैं। ये वाटर को हाई स्ट्रीम जेट्स में कन्वर्ट करता है, जिससे वाटर कंजम्पशन तो कम होता है लेकिन क्लीनिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। इसे आप हर टैप में लगा सकते हैं। पर्सनल एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे घर पे आरओ है और इस आरओ का पानी हम 3 बार यूज करते हैं। जब भी पानी फिल्टर होता है तो फिर बचा कुचा पानी हम एक बकेट में कलेक्ट करते हैं। उसी बकेट का जो पानी है वो हम क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं। फिर वो जो ग्रे वाटर बन जाता है उसे हम फ्लशिंग के लिए यूज करते हैं। यानी जो पानी ड्रेन में जा सकता था उसी पानी से हमारा फ्लोर भी क्लीन हो गया और वही पानी फ्लशिंग में भी यूज हो गया। यानी इस एक छोटे से एक्शन से हमने एक ही झटके में 20 लीटर पानी बचाया। एट अ सोसाइटी लेवल हर सोसाइटी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करनी चाहिए और ये करने के लिए अभी सही समय है, क्योंकि बारिश स्टार्ट होने के लिए 3 महीने बाकी हैं। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स मॉनसून में बारिश को कैप्चर करेंगे और आपके बिल्डिंग के बोरवेल्स को रिचार्ज करेंगे। और इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का एक और बड़ा बेनिफिट है कि वो फ्लडिंग रोकते हैं, क्योंकि इनसे पानी डायरेक्टली ग्राउंड में चला जाता है। यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ड्रॉट्स में और फ्लड्स में दोनों सिचुएशंस में फायदा ही होता है। न्यू हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी है, ऐसा सुनने में तो आया है, बट टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। एट अ पॉलिसी और गवर्नमेंट लेवल ये आवश्यक है कि हम ये छुपाने की कोशिश ना करें कि वाटर शॉर्टेज है। आई मीन केप टाउन का एग्जाम्पल लेते हैं। बीच में कई सारे आर्टिकल्स आए थे कि केप टाउन विल बी द फर्स्ट सिटी टू रन आउट ऑफ वाटर इन 2018। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा कि केप टाउन ने अपने वाटर शॉर्टेज से कैसे डील किया। वहां पर पहला ही लाइन है कि गवर्नमेंट और म्यूनिसिपैलिटी ने ये डिनाई नहीं किया कि वाटर प्रॉब्लम है। उन्होंने एडमिट किया कि पानी की समस्या है और हमें साथ मिलकर इसे सॉल्व करने की जरूरत भी है। पॉलिसी लेवल पर अर्बन डेवलपमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज और रियल एस्टेट माफिया के लिए एक बेस्ट तरीका होता है पैसे खाने का। वाटर बॉडीज और वेटलैंड्स यानी दलदल टाइप एरियाज को भर के उन्हें कम रेट में बेचा जाता है। वाटर टैंकर्स का धंधा बनाया जाता है, लेकिन वाटर टैंकर्स में से कितना पानी टपकता रहता है आपको तो पता ही होगा। अगर दूध या पेट्रोल होता तो क्या ऐसे ही फॉल्टी ट्रक्स में ट्रांसपोर्ट होता? जिस चीज की हमें वैल्यू है
क्या हम पानी का उसे तो ऐसे देखा ही ना, बहने टैंकर देंगे? में से। द आंसर इज नो। एट द सेम टाइम भारत में कोई ग्रे वाटर रिसाइकलिंग पॉलिसी नहीं है। हर कोई अपने अपने स्टेप्स लेता है। ग्रे वाटर यानी टॉयलेट छोड़कर हर एक सोर्स से आया हुआ पानी, और इसका रिसाइकलिंग यानी इस पानी को दोबारा यूज करना। इस ग्रे वाटर को रीयूज करना, उसे कलेक्ट करना, उसे ट्रीट करना और रिसाइकल करना, इस सब पर नेशनली पॉलिसीज बनने चाहिए। हर स्टेट के भी पॉलिसीज होने चाहिए, क्योंकि ये करने से पानी रीयूज होगा और डिमांड कम होगी। इस वाटर रिस्क एटलस को देखिए, भारत ऑलमोस्ट हर इंडिकेटर में एक्सट्रीम हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। What I feel is जब भी कोई स्मार्ट सिटी डेवलप हो रही है, उसमें लेक्स होना आवश्यक है, उसमें वेटलैंड्स को कंजर्व करके उनसे पार्क्स बनाना ये इम्पोर्टेंट है, और मैनग्रोव कंजर्वेशन मैंडेटरी है। अल्टीमेटली हमें ये याद रखना होगा कि वाटर एक गिफ्ट है, इसे बहुत हम सही फॉर बात। ग्रांटेड नहीं ले सकते। क्लाइमेट चेंज की वजह से भारत में अनसीजनल बारिश हो रही है और शॉर्ट पीरियड्स में इंटेंस रेनफॉल होता है। इसी की वजह से हिमाचल जैसे एरियाज में फ्लैश फ्लड्स होते हैं। हर साल हमारे कई सारे शहरों में फ्लड्स होते हैं, ये एक रियलिटी है। वाटर स्कैरसिटी भी एक रियलिटी है, और जितनी जल्दी हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, उतनी ही जल्दी सॉल्यूशंस पर सोच पाएंगे। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। ये हार्श रियलिटी है, और ये चीज हमें देखना नॉर्मल भी टैप नहीं, हमें ये समझना पड़ेगा कि सच में ये बहुत सही वर्ड था कि जो वाटर है वो एक गिफ्ट है हमारे लिए। पानी ठीक है, ये हमने नहीं बनाया, पहली बात तो पानी प्रकृति है, नेचर से हमें मिला है, और इसकी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर मान लो पानी की तरह तेल बह रहा होता है ना, तो तेल की भी कोई वैल्यू नहीं करता, लेकिन तेल पता है पैसा देके आता है और लिमिटेड क्वांटिटी हर एक चीज है ना। और वही चीज है पानी की, वो धीरे धीरे वही हालत होती जा रही है। और हमें लगता था कि मिल जाएगा पानी। आज गांव में भी अगर आप गांव में क्या शहर में जो कुएं होते थे उनको देखोगे ना आप, उनको या सूखे पड़ चुके हैं, वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है। तो ये चीज लोगों को ग्राउंड लेवल पर समझनी पड़ेगी। छोटी छोटी चीजें, मान लो आप एक बाल्टी पानी इकट्ठा कर रहे हो, बहुत सारी चीजों में बहुत करते चीजें हैं। हैं। एक चीज तो मानेगी तू, लेकिन AC वाला भाई तो हम नहीं, करते हैं। एसी वाला तो हम करते हैं, लेकिन एक मैं थोड़ा सा लाइट टॉपिक करने के लिए, जैसे मेरी गाड़ी है भाई, महीने महीने रहता धुलती नहीं है, धुलते नहीं है। कहीं जान होता है तो बस मैं कपड़ा मारता हूँ, बारिश होती है तब धुल जाती है। लेकिन हाँ हमें, लेकिन नहीं, फिर भी हर एक चीज को ध्यान में रख के हर एक चीज, और मॉनिटर होनी चाहिए। मैनुअल है हमारा। हाँ, लेकिन एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। देखो अभी ये क्या ही बोले, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी घर चिपके हुए हैं बिल्कुल, लेकिन नॉर्मली मुझे लगता है थोड़ा सा अब इस पे आगे जाके मॉनिटर होना चाहिए कि भैया घर बना रहे हो तो इतना एरिया उसके बाद खाली रहेगा, गार्डन के लिए रखो, कुछ करो। और जो बड़ी प्रॉपर्टीज बनती हैं वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हर एक चीज होनी चाहिए, और सप्लाई का पानी आए, बोरवेल बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए। 2 दिन 1 दिन शॉर्टेज है ना, तो शॉर्टेज में जी लो, ना कि वो पानी नहीं आ रहा तो या फिर आ ही रहा, दुनिया खोद खोद के जमीन से पानी खत्म करे जा रहे, बहुत मतलब लॉन्ग टर्म में उसका। अभी देखो ना, बेंगलुरु ने अभी झटका दिया है वाला, एक एक स्टेट से फिर बहुत चीजें हैं। लेकिन वही वाली बात है कि हमें लगता है कि जब तक हम पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन छोटी छोटी चीजें आप अपनी डेली लाइफ में तो ले ही सकते हो यार। जैसे एसी का पानी हो गया, वो आपने बाल्टी में इकट्ठा कर लिया, आरओ का पानी हो गया, वो इकट्ठा कर लिया, फ्लश करने की जगह बाल्टी में पानी रख लो। अगर आप सिर्फ टॉयलेट करो तो थोड़ा सा पानी वैसे डाल दो। हर एक चीज छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन वही है कि एज ए ह्यूमन बींग हम अगर भगवान को अगर हम थैंकफुल है अपनी जिंदगी के लिए, तो हमें एटलीस्ट नेचर को भी थैंकफुल होना चाहिए इन चीजों के लिए जो हमारे लिए गिफ्ट्स हैं। तो करना चाहिए हमें ये चीज। जैसे हम पेड़ों के लिए आंदोलन लड़ते हैं, लोग काफी करते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनियां भी करती है। अब ये नहीं पता ग्राउंड लेवल पर वो चीज होती है नहीं होती, लेकिन जो हमारे हाथ में वो तो करना चाहिए। और बाकी गवर्नमेंट थोड़ी हार्श पॉलिसीज लाके और उनको मॉनिटर भी करना चाहिए। थोड़ा इसके बारे में भी देखना चाहिए बड़े लेवल पे। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर बताइएगा। वीडियो बहुत बढ़िया थी, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय।